हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जा करके आप चेकआउट कर लें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन जो है ना, वो इस चैप्टर का एक तरह से आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप आगे असेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, कैपिलैरिटी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको ना सरफेस टेंशन का जो काम है वो बहुत ज्यादा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन बहुत तगड़ी रखनी पड़ेगी, उसके बाद सरफेस टेंशन आपसे बिल्कुल आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं पहले इसके बेसिक आइडिया की तरफ। ठीक है, तो बेसिक आइडिया में शुरुआत करते ही ना आपके तरफ दो तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, पहला होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, आपने ये जो वर्ड है ना, ये एडहेसिव फोर्स, ये आपने देखा होगा फेविकॉल्स वगैरह पे। जो भी गम्स होते हैं ना, स्टिकिंग गम्स, ठीक है, तो उन पे ना लिखा होता है कि दिस इज अडेसिव। तो अडेसिव का मतलब क्या होता है? अडेसिव बेसिकली एक फोर्स है। ठीक है, अच्छा, वैसे ही कोहेसिव भी एक फोर्स होता है, लेकिन सर ये कैसे कैसे फोर्सेस है, कौन कहां पे कैसे काम करता है, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पहली बात तो लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे कहा जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, ये तो बहुत ही आरामदायक सी बात थी कि ये बेसिकली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन किसके? मॉलिक्यूल्स के, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अगर हो गए, अगर अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हो गए, तो वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे एडहेसिव कहा जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हो गए ना, तो वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कोहेसिव कहा जाएगा। मैं एक और आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं, इससे क्लियर होगा। देखो, तो पहली बात तो क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे कहा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब उसके बाद ना इनको क्लासिफाई कर दिया गया है दो तरह से। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। क्या है टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? तो पहला वाला होता है अपने पास में क्या, फोर्स ऑफ अडेशन, या फिर इसे कहा जाता है एडहेसिव फोर्स। और दूसरा अपने पास में क्या होता है, फोर्स ऑफ कोहेशन, और इसे कहा जाता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो अभी तक दिमाग में ये वाली चीज पूरी क्लियर हो रही है क्या, कि सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हम बात करें इस दफा, तो सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे कहा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब उसे क्लासिफाई कर दिया गया है दो तरह से, पहला होता है एडहेसिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ एडेशन, दूसरा होता है कोहेसिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ कोहेशन। ठीक है, अब मेरी बात सुनते हुए चलेगा अच्छे से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक टेबल है और उस टेबल पे ना दरअसल क्या हुआ है कि एक लिक्विड का ड्रॉप गिरा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं पानी की एक बूंद है, एक अच्छी पानी की मोटी सी बूंद जो है, ताकि आप इमेजिनेशन तरीके से कर पाओ। तो एक टेबल है ना, और उस टेबल के ऊपर अभी किसी ने खाना पीना खाया होगा, अभी साफ सफाई करी नहीं है, तो वहां पे क्या है कि एक ना पानी की बड़ी सी बूंद जो है वो गिरी हुई है। अब जरा मैं आपको ना उसका जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो दिखाता हूं। देखो, तो पहली बात तो मान लो कि दिस इज द टेबल टॉप, बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। और इसके ऊपर क्या है सर, एक पानी की बूंद जो है ना वो गिरी हुई है। इसके ऊपर क्या है सर, एक पानी की जो बूंद है ना, वो पानी की बूंद गिरी हुई है। तो ये रहेगा तुम्हारे पास में
पानी की बूंद गिरी हुई है, तो ये रहेगा तुम्हारे पास में ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, यहाँ पे ना मॉलिक्यूल्स तो पानी के भी होंगे, मॉलिक्यूल्स तो टेबल के भी होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स पानी के पास भी होंगे और मॉलिक्यूल्स जो है वो टेबल के पास भी होंगे। तो भाई दो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे कहा जाएगा कोहेसिव फोर्स। बिकॉज मेरी बात सुनते हुए चलना, दो मॉलिक्यूल्स लिए लेकिन सेम सब्सटेंस के लिए, ठीक है। सबसे प्यारी चीज वही तो है कि अगर ना जो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हैं, अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में निकाल रहे हैं जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने दो मॉलिक्यूल्स उठा लिए और दोनों मॉलिक्यूल्स टेबल के थे, तो जब दोनों मॉलिक्यूल्स टेबल के ही थे तो उस वुड के मॉलिक्यूल्स रहे होंगे वो बेसिकली, वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज फॉर श्योर कोहेसिव, बिकॉज जो मैंने दो मॉलिक्यूल्स उठाए थे ना वो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स थे, तो जो वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा दैट इज बेसिकली कोहेसिव। अब मान लिया ऐसा होता है कि मैं दो पानी के मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, ठीक है, तो दो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो दो मॉलिक्यूल्स लिए लेकिन है तो दोनों पानी के ही ना, तो सेम सब्सटेंस है, तो जब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे भी कोहेसिव फोर्स का ही दर्जा दिया जाएगा। आया समझ के नहीं आ गया? तो जब मैं आपसे फोर्स ऑफ कोहेशन की बात करूंगा, जब मैं आपसे फोर्स ऑफ कोहेशन की बात करूंगा तो आप समझेंगे कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज बेसिकली फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक है। और फोर्स ऑफ अडेशन क्या है? तो फोर्स ऑफ अडेशन इज आल्सो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पानी का मॉलिक्यूल है और एक टेबल का मॉलिक्यूल है। अब देख लो भाई, है तो यहां पर जो फोर्स काम करेगा होगा तो वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बिकॉज मॉलिक्यूल्स के बीच का ही फोर्स है। लेकिन सबसे प्यारी बात क्या है, एक मॉलिक्यूल पानी का है, एक मॉलिक्यूल टेबल का है, तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स चुके हैं, तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज फॉर श्योर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन अलग अलग सब्सटेंसेस थे सो दे आर अडेसिव फोर्स। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा सही से बैठ गया? ठीक है, तो यहां पे अडेसिव फोर्स में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है बट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस और यहां पे मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस, ठीक है। पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? तो यहां पर ना जैसे मान लेते हैं, मैं इसमें दो आपके लिए क्लास एग्जांपल सेट कर देता हूं। जैसे एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने, इसको लेट्स सपोज आई एम सेइंग इट P1, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल मैंने मान लिया, इसको मान लेता हूं P2। चलेगा आप लोग को? तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, P1 है और P2 है, ठीक है, और ये दोनों पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। और दो मॉलिक्यूल्स अपन पकड़ लेते हैं किसके भैया, ये टेबल के पकड़ ले दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये P3 टेबल का मॉलिक्यूल है और P4 ये भी किसका मॉलिक्यूल है सर, ये भी टेबल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहां पर जब मैं P1 और P2 के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगा, जब मैं आपसे P1 और P2 के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगा, तो तुम बस इतना बताओ P1 और P2 में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अडेसिव है कि कोहेसिव है? भाई कमेंट सेक्शन में अपना मुझे आंसर देते हुए चलना, ठीक है। तो पहले मैंने पूछा P1 और P2 का, दूसरा मैंने पूछा है P3 एंड P4 का, उसके बाद तीसरा मैंने पूछा है P1 एंड P3 का, और चौथा मैं पूछ रहा हूँ P2 एंड P4 का, चौथा मैं पूछ रहा हूँ P2 एंड P4 का। मुझे बस ये बताते हुए चलना कि ये चारों केसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अडेसिव है या कोहेसिव है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपरली ना इसका आंसर मुझे कोट कर सकें, ठीक है। इसका आंसर अगर सही आ रहा है इसका मतलब ये है कि हाँ भाई ये जो पूरा फंडामेंटल है ना वो अपने दिमाग में हो चुका है सुप्रीम तरह से क्लियर, ठीक है। तो P1 और P2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तुम जरा गौर तो करो एक बार, P1 और P2 जो है ना वो दोनों ही पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज फॉर श्योर कोहेसिव। आया समझ के नहीं? मैं भले ही वहां पे तुम्हारे साथ नहीं हूं लेकिन अपन पढ़ेंगे इसको ऐसे ना कि आज तुमको लगे कि तुम एकदम फिजिकल क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है। तो मैं तुमसे वही तो सवाल कर रहा हूं, अब तुम मुझे बताओगे P3 और P4 में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? तो सर P3 और P4 ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो टेबल के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? टेबल के मॉलिक्यूल्स हैं। तो दोनों मॉलिक्यूल्स हो गए सेम सब्सटेंस के, और जब दो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के होते हैं तो वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसे कहा जाता है कोहेसिव फोर्स। वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है
है उसे कहा जाता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं P1 और P3 को लेकर के। तो P1 और P3 को लेकर के हम जब बात करेंगे तो P1 है पानी का मॉलिक्यूल और P3 किसका है, टेबल का मॉलिक्यूल है। P1 है पानी का मॉलिक्यूल और P3 किसका है, टेबल का मॉलिक्यूल है। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा दिस इज अडेसिव। ठीक है, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा दिस इज अडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, P1 और P3। तो P1 पानी का मॉलिक्यूल है, P3 टेबल का मॉलिक्यूल है। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दिस इज फॉर श्योर अडेसिव इन नेचर। और P2 और P4 की बात कर लेते हैं, P2 एंड P4 की बात कर लेते हैं। तो ये P2 फिर से पानी का मॉलिक्यूल है, P4 फिर से टेबल का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के थे। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के हो गए तो क्या हो गया, अडेसिव हो गया। ठीक है, ये बात अगर आपके दिलो दिमाग में, दिलो जान में शानदार तरह से बैठ जाएगी ना, तो उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। सवाल कभी कभी ऐसे पेचीदा भी आते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं तो कौन सा फोर्स बनेगा, अगर ये वाला फंडा क्लियर है ना, तो फिर आपको कोई भी चीज इमेजिन करने में परेशानी तो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, आप सटीक तरह से इमेजिनेशन करेंगे। होता क्या है ना कि कोई एक, मान ले कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इमेजिनेशन दो सेट ऑफ बच्चे करते हैं। कुछ इमेजिनेशन गलत तरह से कर लेते हैं, होता कुछ और है, सोच कुछ और लेते हैं, और कुछ इमेजिनेशन सही तरह से कर लेते हैं। ठीक है, जिसने इमेजिनेशन सही तरह से करा है ना, तो उसको डाउन द लाइन कभी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जिसने इमेजिनेशन गलत तरह से करा है, जब कभी सवाल उसमें ऐसा पेचीदा आ गया तो वो बच्चा तो नहीं कर पाएगा उस सवाल को। फिर बोलते हैं कि अरे चैप्टर टफ है। चैप्टर टफ नहीं है, समहाउ ऐसा हुआ था कि आपकी जो पढ़ने की जर्नी थी ना, उसमें कुछ गलतियां हो गई थी आपसे। आई आपको ये वाली बात समझ में? तो उसी के लिए नीड किसकी पड़ती है, टीचर की, गाइड की। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से ये वाली बात पूरी समझ में आ रही होगी। ये जो अपन ने पूरा क्लियर करा, मैं चाहूंगा इत्मीनान से आप इसको स्क्रीनशॉट तो लेने का मैं मौका दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट के भरोसे आप मत बैठा करो। ठीक है, बिकॉज स्क्रीनशॉट में क्या होगा, जब तुम इसको बाद में कभी स्क्रॉल करोगे ना, अब तुम गए अपने गैलरी में, अब तुम ढूंढ रहे हो मैग्नेट ब्रेन्स के बोर्ड से लिए हुए स्क्रीनशॉट, और तुम्हें ऐसे बहुत सारे और भी स्क्रीनशॉट्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, अब यार अपनी जो गैलरी होती है वो क्या एकदम सिर्फ पढ़ाई लिखाई की चीजें होती हैं? नहीं, अपन मीम्स भी तो देखते हैं बहुत सारे, तो वहां पे तुम्हें और भी स्क्रीनशॉट दिख जाएंगे। फिर तुम पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे ना। फिर उसके बाद 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 कैसे बचते हैं ना, वो तो हम सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तरीके से ना नोट्स बनाते हुए चलोगे ना, तो उसमें तुम्हारा फायदा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर फिर भी आपको लेना है तो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3, 2, 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन है सर। आगे बढ़े? यस सर। अब आते हैं इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहां पे ना अभी हम जो फोर्स ऑफ अडेशन की बात कर रहे हैं, देखो पहले किसकी बात होगी, फोर्स ऑफ अडेशन की बात होगी, उसके बाद फिर फोर्स ऑफ कोहेशन की बात होगी। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ अडेशन? द फोर्स ऑफ अडेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसे कहा जाएगा अडेसिव फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहा जाएगा अडेसिव फोर्सेस। इसे कहा जाएगा क्या? इसे कहा जाएगा अडेसिव फोर्सेस। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल वाटर वेट्स द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर। ठीक है, जैसे किसी ग्लास कंटेनर में अगर आपने पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है, किसी भी ग्लास कंटेनर में अगर आपने पानी भर के रखा हुआ है, तो वो जो ग्लास कंटेनर का सरफेस है क्या वो गीला नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल गीला हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वाटर जो है ना वो सरफेस पे चिपक रहा है। ठीक है, वाटर अगर उस ग्लास कंटेनर के सरफेस पे चिपक रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास कंटेनर के मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। भाई तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? क्या बोला मैंने? अगर वाटर जो है ना वो उस ग्लास कंटेनर को गीला कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल और उस ग्लास कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बहुत ही प्यारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाली बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, ऑब्वियसली एक पानी का मॉलिक्यूल और एक ग्लास कंटेनर का मॉलिक्यूल। तो पानी का मॉलिक्यूल और ग्लास कंटेनर के मॉलिक्यूल, तो यहां पर जो फोर्स है क्या बोलेंगे उसको? अडेसिव फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अडेसिव फोर्स बोलेंगे। तो जब आप पानी की बात करते हो ना, सो स्पेसिफिकली जब आप वाटर की बात करते हो ना, तो उस वाटर में जो अडेसिव फोर्स होता है ना उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, देखो
दो मतलब वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन असलियत में इसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। लेकिन वाटर की ना टेंडेंसी ज्यादा होती है किसी और में चिपकने की, ठीक है। इसलिए पानी जो है ना वो सरफेस को गीला कर देता है, बिकॉज वाटर की टेंडेंसी ज्यादा होती है किसी और में चिपकने की। तो हम दरअसल इसमें सीधे तौर से ये कह सकते हैं कि वाटर में डोमिनेट कौन है, वाटर में डोमिनेटिंग नेचर किसका होता है, एडहेसिव फोर्स का, ठीक है। तो जब आप वाटर की बात करते हो, जब आप किसकी बात करते हो, जब आप वाटर की बात करते हो, तो वाटर का जो डोमिनेटिंग नेचर है ना, वो एडहेसिव नेचर उसका ज्यादा डोमिनेंट है। आया समझ के नहीं आया, बोलो आया समझ के नहीं आया। तो वाटर वाले केस में क्या होता है, वाटर वाले केस में क्या होता है, तो वाटर वाले केस में ये होता है कि वाटर वाले केस में ना वाटर दूसरे सरफेसेस को गीला बहुत जल्दी कर देता है, बहुत ज्यादा गीला कर देता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, वाटर किसी और सरफेस में चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा है और खुद में रहने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम है, इसलिए फैलता बहुत ज्यादा है, ठीक है। पानी का नेचर क्या होता है, फैलना, बोलो हाँ कि ना। तो वाटर में क्या होता है कि इट्स टेंडेंसी टू वेट द सरफेस, its tendency to wet the surface is dominant, its tendency to wet the surface is dominant, ठीक है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, ऐसा ये वाली बात समझ में आ रही है। तो वाटर वाले केस में क्या होता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स जो होता है वो कम होता है। तो वाटर वाले केस में क्या होता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, वाटर वाले केस में क्या होता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स जो है ना वो कम होता है। तो वाटर वाले केस में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स जो है वो कम होता है। क्या आप लोग का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। वाटर वाले केस में एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं और कोहेसिव फोर्सेस थोड़े से कम होते हैं। तो एडहेसिव फोर्स इज डोमिनेंट, ठीक है। तो देयरफॉर एडहेसिव फोर्स इज डोमिनेंट, एडहेसिव फोर्स is dominant, adhesive force is dominant, बोलो हाँ कि ना। ये सही, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा इस बात पे अच्छे से गौर करते हुए चलना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल वाटर वेट्स द सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनर, ये तो करता ही है। दिस इज ड्यू टू फोर्स ऑफ एडेशन। अगर वाटर किसी और सरफेस में चिपक रहा है तो फॉर श्योर वहां पे फोर्स ऑफ एडेशन काम कर रहा है। क्या बोला मैंने, अगर वाटर किसी और सरफेस पे चिपक रहा है, अगर वाटर किसी और सरफेस पे चिपक रहा है तो इसको अपन कहते हैं फोर्स ऑफ एडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिटवीन, अच्छा, फोर्स ऑफ एडेशन, दिस इज ड्यू टू फोर्स ऑफ एडेशन बिटवीन वाटर एंड द ग्लास मॉलिक्यूल्स। पानी और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ एडेशन बहुत तगड़ा है, ठीक है। सिमिलरली व्हाइल राइटिंग, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे ग्लास का मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा रहा होगा, तभी तो पानी जो है वो ग्लास के कंटेनर को वेट कर देता है। बोलो हाँ कि ना, आया समझ के नहीं। अब उसके बाद क्या होता है, सिमिलरली व्हाइल राइटिंग ग्रेफाइट फ्रॉम द लीड पेंसिल स्टिक्स टू द पेपर, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो होता है ना फ्रॉम द लीड ऑफ द पेंसिल, तो वो ग्रेफाइट जो होता है ना वो जाकर के पेपर पे चिपक क्यों रहा है, क्योंकि वहां पे ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल्स और पेपर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये दो मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग सब्सटेंसेस के हैं। एक ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल है और एक है पेपर का मॉलिक्यूल। तो दो अलग अलग सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो पेंसिल से लिखी हुई जो चीजें हैं ना वो चिपकी हैं पेपर के ऊपर। बोलो हाँ कि ना। ऐसे कितने सारे खत लिख देते थे लोग यार पहले, ठीक है, और वो जो सारे खत थे वो लोग संभाल के रखते थे। तो वहां पर क्या हो रहा है, इंक का देख ले, ठीक है, ग्रेफाइट का देख ले, तो वहां पे क्या है वो चिपक तो गया ना पेपर के ऊपर। अब मिटाने पे अगर तुम आ गए तो कौन सी चीज है इसको मिटा नहीं सकते, लेकिन अगर वो चिपका हुआ है इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो था। तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन नाम देते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीड पेंसिल स्टिक्स टू द पेपर ऑन अकाउंट ऑफ एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। चिपक रहा है दूसरे में, इसका मतलब एडहेसिव फोर्स है, ठीक है। तो कहीं ना अगर हम इसको दो इंसानों से कंपेयर करें ना, तो एक होता है थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर का, ठीक है, और एक होता है एक्सट्रोवर्ट नेचर का। मतलब कुछ लोग होते हैं एकदम पार्टी एनिमल कि यार सैटरडे पार्टी करेंगे, और कुछ लोग क्या होते हैं कि अरे भाई सैटरडे है अब सोएंगे, है ना, फोन वोन ऑफ करके, और संडे को सोते रहेंगे, उसके बाद मंडे से काम पे जाएंगे। तो ये दो तरह के लोग होते हैं। अब ये जो पार्टी एनिमल है,
दैट इज बेसिकली एक्सट्रोवर्ट नेचर का इंसान, ठीक है। उसकी टेंडेंसी क्या है, उसे करना है सोशलाइज, ठीक है, उसको उसमें मजा आता है। तो अगर वो सोशलाइज करना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट है वो कैसा है कि वो अपनी फैमिली में रहेगा, सैटरडे नाइट स्पेंड करेगा फैमिली के साथ, संडे को फैमिली के साथ ही कहीं जाएगा घूमने के लिए। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो ऐसा वाला नेचर है ना, जिसमें अपने अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी और के साथ जाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये जो नेचर है, इसको अपन कहते हैं इंट्रोवर्टिंग नेचर, और इसको मैं कोहेसिव फोर्स से दरअसल रिलेट करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब जब एडहेसिव फोर्स की बात होगी तो वो क्या होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब कोई पार्टी एनिमल है, अगर वो कहीं जा रहा है, किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहा है, तो वहां पे अब भाई वहां पे बहुत चीजें हो रही हैं, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे ही इज बेसिकली या शी इज बेसिकली सोशलाइजिंग विद एवरीबॉडी। तो यहां पे क्या है कि इसके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दिस इज एडहेसिव नेचर, ठीक है। और जो बस अपनी फैमिली के साथ घूम रहा है वो कोहेसिव नेचर है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो जब पानी की बात की जाएगी ना, तो पानी के खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उसकी फिर भी टेंडेंसी ज्यादा होती है किसी और में चिपकने की, ठीक है। इसलिए वो ग्लास कंटेनर को पूरा वेट कर देता है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, ये देखो तुम, फेविकॉल, सीमेंट, ठीक है, इनको तो अपन यूज ही करते हैं ताकि दो अलग अलग सब्सटेंसेस को आप अच्छे से जोड़ सको। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मैंने कहा था कि फेविकॉल्स के ऊपर ना आपको एडहेसिव का वर्ड जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा, बिकॉज यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो फेविकॉल हो गया, सीमेंट हो गया, एक्सेट्रा, यूजफुल इन ग्लूइंग, चिपका देना, ग्लूइंग टू सरफेसेस टुगेदर अगेन और अकाउंट ऑफ एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो वही वाली बात है अल्टीमेटली कि अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज एडहेसिव फोर्स। और अगर दो सेम तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो दैट इज बेसिकली कोहेसिव फोर्स। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से क्लियर हो चुका है? यस सर, क्लियर हो चुका है। मैं चाहूंगा एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और कुछ लिखा है यहाँ पे, कुछ शानदार सी चीज देख लें जरा, क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई, एक बात का और खास ख्याल रखना, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। हर स्लाइड में हर बुलेट पॉइंट जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है भाई। पूरी टीम बैठ करके ये बुलेट पॉइंट जो है ना वो आपके लिए प्रिपेयर करती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसको ना ऐसे हल्के में ना लें, ठीक है। इसलिए मैं हर एक एग्जाम्पल जो है ना जो मैं देने वाला होता हूँ वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम्पल मैं बोल दूँ तुम भूल भाल जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, जब बच्चे भूल जाते हैं ना, तो अगर उन्हें हल्की हल्की बातें याद है ना, हल्की बातें ये याद है, हल्की बातें वो याद है, इन दोनों का मिला करके वो कोई तीसरा एग्जांपल देकर के आ जाते हैं, ठीक है। और हमें उससे बचना है। बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ में? तो यहां पे क्या लिखा है, फोर्स ऑफ एडहेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। किसकी बात करें? एडहेसिव फोर्स की बात करें, ठीक है। इज डिफरेंट, फोर्स ऑफ एडहेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। एग्जांपल, गम हैज अ ग्रेटर एडहेसिव फोर्स। गम के पास क्या होता है? ज्यादा एडहेसिव फोर्स होता है। फॉर अ सॉलिड सरफेस देन वाटर, फॉर अ सॉलिड सरफेस देन वाटर, ठीक है। तो गम जो है ना वो दो सॉलिड सरफेसेस को ज्यादा तगड़े तरह से जोड़ देगा एज वन कंपेयर टू वाटरी सरफेस, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई? मैं चाहूंगा एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? शानदार, गजब, एक तरफा, मजा आ रहा है? क्लियर हो गई पूरी चीज? बहुत बढ़िया तरह से क्लियर हो गई सर, एक तरफा तरह से क्लियर हो गई है, ठीक है। चले, अब उसके बाद क्या आता है, यहां पे हम बात करेंगे कोहेसिव फोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? कोहेसिव फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो कोहेसिव फोर्स के लिए यहां पे क्या लिख के रखा हुआ है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंगस्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये अपने पास जो कोहेसिव फोर्स है ना, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंगस्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस। तो इसी को तो अपन फिर नाम देते हैं बाद में जाकर के कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। इसी को तो हम बाद में जाकर के नाम देते हैं कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। इसी को तो हम बाद में जाकर के नाम देते हैं एज द कोहेसिव फोर्सेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, लेकिन सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज बेसिकली कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। द सॉलिड्स, अच्छा अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई, जरा यहाँ पे ध्यान देते हुए चलते हैं। द सॉलिड्स
have a definite shape and size, ठीक है. It is due to strong forces of cohesion amongst their molecules, ठीक है. अगर आप एक solid substance की बात करें तो solid substance जो है ना उसको अपन समझते कैसे कि भाई solid है, इसका मतलब क्या है कि उसके shape and size को change करना उतना आसान नहीं होगा, ठीक है. liquid है, gases है, गैस के पास तो कोई shape ही नहीं होता है, ठीक है. liquid भी क्या होता है, उसके पास कोई खुद का shape नहीं होता है. it takes the shape of the container या liquid takes the shape of the vessel जिसमें आपने लिक्विड को भर के रखा हुआ है, ठीक है. लेकिन जहां तक सॉलिड की बात है ना, तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड अपन बोलते भी है क्या सॉलिड बात करी यार, या क्या सॉलिड आदमी था यार, तो उसका मतलब क्या होता है, एकदम इंटैक्ट, ठीक है. बहुत ही तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है. अब मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो सॉलिड जो है ना मटेरियल वो बना होगा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला करके, बोलो हाँ कि ना. सॉलिड जो मटेरियल है ना सर वो बना होगा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला करके, बोलो हाँ कि ना. यस सर, बात तो बहुत शानदार है. अब क्या होता है, अगर सॉलिड मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर ना, सॉलिड मटेरियल है तो यहाँ पे क्या होगा कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होगा, ठीक है. तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींचेगा बहुत शानदार फोर्स से, और ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा होगा बहुत ही शानदार फोर्स से. उसके बाद इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा चल रहा होगा. उसके बाद यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा चल रहा होगा. तो ऐसे क्या है कि हर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत तगड़ा चलता रहता है, ठीक है. और सॉलिड में शेप को चेंज करना मुश्किल क्यों है, सॉलिड के शेप को चेंज करना मुश्किल इसलिए है, सॉलिड के शेप को चेंज करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है. अगर मैं सॉलिड के शेप को चेंज करने का ट्राई करूंगा ना तो अगर आराम से चेंज हो रहा है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना अच्छा फोर्स नहीं था, उसको आराम से तोड़ा जा सकता था. बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि भाई इस सब्सटेंस को ना तोड़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स है ना इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है. मान ले कोई जॉइंट फैमिली है, तो अगर जॉइंट फैमिली नहीं टूट रही है, अगर जॉइंट फैमिली नहीं टूट रही है इसका मतलब क्या है कि क्या उनके साथ हार्डशिप्स नहीं आते होंगे, हार्डशिप्स तो आते होंगे सर, लेकिन वो जॉइंट फैमिली टूट इसलिए नहीं रही है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उन सबके बीच में आपसी तालमेल बहुत तगड़ा है, ठीक है. उन सबका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत तगड़ा है. तो ये होता है जॉइंट फैमिलीज में, ठीक है. अगर जॉइंट फैमिली की आप बात करोगे ना तो अगर जॉइंट फैमिलीज टूट रही है इसका मतलब क्या है कि आपसी तालमेल बिगड़ गया होगा, ठीक है, या उनका जो बेसिकली जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कम हो गया होगा. और सेम चीज यहां पे होती है सॉलिड में. सॉलिड को क्या आप आराम से ब्रेक अवे कर पा रहे हो, नहीं सर. क्यों, क्योंकि उसके जो खुद के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत तगड़ा है, बोलो हाँ कि ना. तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स में इसी बात का आपको ध्यान रखना है. सॉलिड बॉडी के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सॉलिड बॉडी में बेसिकली क्या होता है कि यहां पे कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है. तो कोहेसिव फोर्स काफी ज्यादा होता है. दूसरे में चिपकने का तो सोच नहीं रही है, ये खुद के ही मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, बोलो हाँ कि ना. खुद के ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत तगड़ा है. तो कोहेसिव फोर्सेस काफी ज्यादा होते हैं एज व्हेन कंपेयर टू द अडहेसिव फोर्स. तो अपन क्या बोलेंगे कि देयरफॉर कोहेसिव फोर्स इज डोमिनेंट. अपन क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स इज डोमिनेंट. हम क्या बोल देंगे, कोहेसिव फोर्स इज डोमिनेंट compared to the adhesive force. Cohesive force is dominant compared to the adhesive force. Cohesive force is dominant compared to the adhesive forces. ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार जानदार तरह से बैठ चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो लिक्विड्स हैव अ डिफाइंड वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. क्या लिखा हुआ है सर, लिक्विड्स आल्सो हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. लिक्विड के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, उसका शेप डिफाइंड क्यों नहीं है, बिकॉज उसके मॉलिक्यूल्स जो है ना, खुद के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना तगड़ा नहीं रहा होगा. आया समझ की नहीं आ गया. तो therefore cohesive forces in the case of liquids must be weaker than the cohesive forces in the case of solids. ठीक है, जितना तगड़ा शेप मेंटेन करने की बात सॉलिड्स के अंदर है ना उतनी लिक्विड्स में नहीं है. इसका मतलब क्या है कि लिक्विड्स का जो शेप मेंटेन करने की टेंडेंसी है ना वो काफी कम रही होगी, ठीक है, उनका जो कोहेसिव फोर्स है वो कम रहा होगा. गैसेस ऑन द कॉन्ट्ररी ये तो अलग ही खेलता है.
इसे किसी की नहीं पड़ी। गैसेस ऑन द कॉन्ट्ररी हैव ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है ना ही फिक्स्ड शेप है, ठीक है, इनका ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है ना ही फिक्स्ड शेप है, आया समझ में, कुछ भी फिक्स नहीं है इसका। तो हेंस कोहेसिव फोर्सेस, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस ना के बराबर होंगे। अरे अगर तुम गैस के दो मॉलिक्यूल्स को दूर लेके जाओगे ना तो वो रेजिस्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आइडियली उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर होता है। तो दो गैस के मॉलिक्यूल्स को दूर लेकर के जाने में तुम्हें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, आया समझ, ये इसका मसला होता है, ठीक है। हेंस कोहेसिव फोर्सेस अमंग्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर मिनिमम, कोहेसिव फोर्सेस मिनिमम होते हैं इन द केस ऑफ गैसेस। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। तो उसका ना तुम एक बार वो चेन लिख लेना, कोहेसिव फोर्स सबसे तगड़ा सॉलिड्स में, इंटरमीडिएट लिक्विड में, सबसे कम गैसेस में, ठीक है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं, जल्दी करना प्लीज। चलिए फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ा जाएगा। अब आते हैं मर्क्यूरी वाले केस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो क्लासिक एग्जांपल्स आते हैं ना, एक तो आता है पानी वाले केस का और एक लिटरली आता है मर्क्यूरी वाले केस का, ठीक है। हम लोगों ने वाटर वाले सरफेस में क्या चीज चेक कर ली थी कि अगर वाटर की आप बात करें ना तो वाटर जो होता है वो ग्लास कंटेनर को ना वेट कर देता है, बिकॉज वाटर की टेंडेंसी होती है अधेसिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग होता है उसका और कोहेसिव फोर्स थोड़ा सा क्या डिमिनिश हो जाता है, ठीक है। तो वाटर वाले केस में दूसरे में चिपकने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, खुद में रहने की टेंडेंसी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मर्क्यूरी की बात करेंगे ना तो मर्क्यूरी वाले केस में सबसे प्यारी बात क्या होती है? मर्क्यूरी वाले केस की सबसे प्यारी बात ये होती है कि मर्क्यूरी में जो दूसरे में चिपकने की टेंडेंसी वो बहुत कम है और खुद में रहने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मर्क्यूरी केमिकल फॉर्मूला इसका Hg होता है। तो यहां पे मर्क्यूरी में क्या होता है, इसका जो कोहेसिव नेचर होता है, इसके जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं ना वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं और इसके जो अधेसिव फोर्स होते हैं वो डिमिनिश्ड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे में तो ना के बराबर ही चिपकने की टेंडेंसी होती है उसकी होती है, लेकिन खुद में रहने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इंट्रोवर्ट नेचर, ये वाला मसला था इसका, ठीक है। तो मर्क्यूरी वाले केस में कोहेसिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। तो अपन क्या लिख देंगे मर्क्यूरी वाले केस में कि कोहेसिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, कोहेसिव फोर्सेस आर डोमिनेंट एज when compared to adhesive forces, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये मर्क्यूरी वाले केस में ना यहाँ पे दरअसल जो कोहेसिव नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और जो अधेसिव नेचर होता है ना वो थोड़ा सा डिमिनिश हो जाता है। ये वाली बात समझ में आ गई है सब? बिल्कुल समझ में आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ज़रा गौर करना। तो मर्क्यूरी डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनर, ठीक है। मर्क्यूरी ना मतलब अगर किसी ग्लास के अंदर आपने मान लीजिएगा मर्क्यूरी भर दिया ना तो आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो जो ग्लास कंटेनर है वो भीग गया है, ठीक है, ग्लास कंटेनर गीला हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा, बिकॉज मर्क्यूरी के अंदर अधेसिव फोर्स के नेचर बहुत ही कम होता है। मतलब मर्क्यूरी ट्राई ही नहीं करता ग्लास कंटेनर में चिपकने का, बिकॉज मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी जो है ना उसमें अधेसिव नेचर जो है वो बहुत कम है, तो किसी और में चिपकने का ट्राई नहीं करता। इसलिए अगर आप किसी ग्लास कंटेनर में मर्क्यूरी भर देंगे ना तो जो ग्लास कंटेनर है दैट नेवर गेट्स वेट। आगे आपको ये वाली बात समझ में? यस सर, आगे, ठीक है। बिकॉज इसका रीजन क्या है? वही रीजन, बिकॉज द फोर्स ऑफ कोहेशन amongst the molecules of mercury, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो मॉलिक्यूल जो कि मर्क्यूरी के हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी तगड़ा होता है, दूसरे में चिपकने का सोचेगा ही नहीं, खुद में ही रहेगा, ठीक है। आया समझ के नहीं आ गया? तो मर्क्यूरी इज स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ अधेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मर्क्यूरी एंड द ग्लास, ठीक है। तो मर्क्यूरी को ग्लास के अंदर भर दिया, इसके बाद भी ग्लास वेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि दरअसल ग्लास के मॉलिक्यूल और वो जो मर्क्यूरी था उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, तो अधेसिव फोर्स बहुत ही कम है और वहीं जो उसका जो मर्क्यूरी का जो कोहेसिव फोर्स है कि खुद में रहना है, ग्लास में चिपकने की क्या जरूरत है, खुद में रहना है, तो ये नेचर मतलब कोहेसिव नेचर जो है वो काफी ज्यादा होता है इसका, ठीक है। किसका? मर्क्यूरी के केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि द कोहेसिव एंड द अधेसिव फोर्सेस आर वंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है। जो कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस होते हैं ना ये दरअसल वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं एंड दीज फोर्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऑर्डिनरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उससे ये बहुत अलहदा होते हैं, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड डू नॉट ओबे
इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। ये जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं ना, ये बेसिकली जो अपने पास इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है उसको फॉलो करते ही नहीं है। तो कोहेसिव फोर्स हो गया या अडेसिव फोर्स हो गया ना, वो वेरी करता है इनवर्सली एज द 7th पावर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। देखो डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ जाएगा, वो लाजमी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप कोहेसिव फोर्स की बात करो या आप अडेसिव फोर्स की बात करो तो यहां पर भी वही बात है, डिस्टेंस को कम करने से क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो बढ़ तो जाएगा और लेकिन कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 7th पावर ऑफ द डिस्टेंस। ये वाली बात समझ में आ रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, तो वहां पर भी वेरिएशन जो है ना वो है स्क्वायर के, ठीक है। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्क्वायर के होता है। मतलब अगर डिस्टेंस को मैं 2 गुना कम कर दूंगा ना तो फोर्सेस जो है वो 4 गुना बढ़ जाएंगे स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, डिस्टेंस को कम करने से ना जो वेरिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है डिस्टेंस के, ठीक है। मतलब जो फोर्स का वेरिएशन है वो डिस्टेंस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्क्वायर के नहीं है, उसकी पावर 7 के, डिस्टेंस की पावर 7 के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आई बात समझ में। दैट इज द कोहेसिव और अडेसिव फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज द कोहेसिव और अडेसिव फोर्स इंक्रीजेस रैपिडली, बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा इन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो डिस्टेंस को थोड़ा बहुत भी वेरी करूंगा ना तो फोर्सेस काफी ज्यादा वेरी कर जाते हैं, बिकॉज डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है और स्क्वायर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, आर की पावर 7 पे डिपेंड कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि डिस्टेंसेस को थोड़ा सा भी वेरी करवाऊंगा ना तो फोर्सेस में काफी ज्यादा वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? मैं चाहूंगा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है सरफेस टेंशन के ऊपर, और अब तक मैंने जो भी पर्सपेक्टिव आपका सेट कर दिया है ना, अगर ये समझ में आ गया तो सरफेस टेंशन उसके बाद 5 मिनट से ऊपर का टॉपिक नहीं रहने वाला, ठीक है। अब जरा गौर करते हैं some important terms required to study surface tension of liquid, ठीक है। तो पहला जो अपने पास इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है ना दैट इज मॉलिक्यूलर रेंज। पहला जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है ना दैट इज द मॉलिक्यूलर रेंज। क्या होता है सर मॉलिक्यूलर रेंज? देखो भाई, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होना ही होना है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ना एक बीकर ले लिया अपन ने, ठीक है। ये लिया हमने बीकर, और बीकर के अंदर हमने मान लो कि लिक्विड को भर दिया ऐसा। ये था हमारे पास बीकर, और बीकर के अंदर हमने क्या कर दिया है कि बीकर के अंदर हमने लिक्विड को जो है भर दिया है। बोलो हाँ कि ना? बीकर के अंदर हमने क्या करा है सर? बीकर के अंदर हमने एक लिक्विड को पूरा भर करके रख दिया। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात बिल्कुल सटीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, मैं 2 मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा, ठीक है। मैं आपसे ना इस लिक्विड के 2 मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा। एक मैं मॉलिक्यूल लेके चलूंगा मॉलिक्यूल P1, और एक मैं मॉलिक्यूल लेके चलूंगा मॉलिक्यूल P2। बोलो हाँ कि ना? मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, एक मॉलिक्यूल P1 ले लिया और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने क्या लेके रख लिया सर? P2 मॉलिक्यूल लेके रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, मेरी बात पर जरा अच्छे से गौर करते हुए चलना। हम जानते हैं कि यहाँ पे सर इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और स्पेसिफिकली ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ये कोहेसिव फोर्स होगा, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स किसके हैं? लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स हैं। अब मेरी बात पर जरा गौर करो, अगर ना मैं मानता हूँ कि P1 को मैंने फिक्स कर दिया है, मान लो मैं इस पर एक रेड डॉट लगा देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए कि भैया मैंने P1 को कर दिया है फिक्स, इसको मैं मूव नहीं कर रहा, मतलब अब मैं P2 को तो मूव कर सकता हूं, ठीक है। अब मेरी बात पे जरा गौर करो, अगर ना मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने डिस्टेंस को बढ़ाया ना तो वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। अब उसके बाद एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जहां तक अगर इसको रखा हुआ है तो इनके बीच में फिर भी एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी को अगर मैंने इससे आगे बढ़ा दिया, अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी को अगर मैंने इससे ज्यादा आगे बढ़ा दिया, तो आप ये मान लीजिए कि अब यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर हो जाएगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? तो क्या बोला मैंने कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की आप बात करोगे ना तो ये P1 को मैंने फिक्स कर दिया
दिस P1 इज बेसिकली फिक्स, ठीक है, और ये अपने पास P2 था, तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कंसिडरेबल है। अब मान लेते हैं अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स को P1 केप्ट फिक्स्ड और अगर मैं P2 को दूर लेके जाऊंगा और दूर लेके जाऊंगा और दूर लेके जाऊंगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि P1 और P2 के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब एक पॉइंट ऐसा भी तो आएगा, एक दूरी ऐसी भी तो आएगी जब यहां पर P1 और P2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन वो बहुत ही कम हो चुका है, बहुत 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 कम हो चुका है। अब अगर मैंने डिस्टेंस को हल्का सा भी बढ़ा दिया, ठीक है, अब अगर मैंने डिस्टेंस को हल्का सा भी बढ़ा दिया ना, तो अब जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एकदम ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो वो जो डिस्टेंस था ना जहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर भी कंसिडरेबल था, लेकिन अगर उस डिस्टेंस के बियॉन्ड आप सेपरेशन कर दोगे ना दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का, तो उनका जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस इज बेसिकली कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर रेंज। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? पक्का? तो यहां पे P2 जब रखा हुआ था तो यहां पे डिसेंट फोर्सेस थे, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं कि भाई अब मैं P2 को ना यहां तक लेके चला गया, P2 को मान ले मैं यहां तक लेकर के चला गया हूं। अब अगर मैं इसके बियॉन्ड ले गया ना P2 को, अब अगर मैं इसके बियॉन्ड ले गया, अब अगर मैं इसके बियॉन्ड ले गया ना P2 को, तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट बिकम्स नेग्लिजिबल। आई मेरी बात समझ? अब अगर मैं P2 को इसके बियॉन्ड ले गया तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट बिकम्स नेग्लिजिबल। तो इस डिस्टेंस को अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। क्या बोलेंगे इसको अपन? मॉलिक्यूलर रेंज। तो मैंने अभी लिख दिया इसको x से, जरूरी नहीं है कि आप इसको x से ही रिप्रेजेंट करो, जिससे मन करे उससे रिप्रेजेंट करो, कई बार तो RC कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x इज द मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस x है तब भी यहां पे कंसिडरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन अगर सेपरेशन डिस्टेंस को x से बढ़ा दिया गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स नेग्लिजिबल, ठीक है। तो यहां पे इसको अपन लिख देते हैं कि इफ P1 एंड P2 आर x distance apart, अगर P1 and P2 are x distance apart, then the force of attraction is considerable। तब भी यहां पर भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंसिडरेबल है, तब भी जो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंसिडरेबल है। लेकिन अब आप मेरी बात समझें कि अगर आपने P1 P2 की दूरी को x से ज्यादा बढ़ा दिया तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट बिकम्स नेग्लिजिबल, ठीक है। तो बट if the separation between P1 and P2, but if the separation between P1 and P2 but if the separation between P1 and P2 are increased but if the separation distance between P1 and P2 are increased beyond x then the force becomes negligible, ठीक है, then the force becomes negligible, ठीक है, then the force becomes negligible। अब जो ये फोर्स है ना भाई साहब वो ना के बराबर हो जाएगा, अब जो ये फोर्स है वो फोर्स हो जाएगा ना के बराबर, देन द फोर्स बिकम्स नेग्लिजिबल। तो यहां पर जो x का सेपरेशन डिस्टेंस है ना इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। ये जो x का सेपरेशन डिस्टेंस है इसे कहा जाएगा मॉलिक्यूलर रेंज। तो इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम कंसिडरेबल मेजरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है बेटा। अगर मान ले कि अगर मैं बोलता हूं कि मॉलिक्यूलर रेंज है 2 सेंटीमीटर, ठीक है माफ कीजिए, अगर मैं कहता हूं कि मॉलिक्यूलर रेंज है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर की दूरी तक भी अगर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन डिस्टेंस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मॉलिक्यूलर रेंज से ज्यादा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ा दिया, अगर 2.1 सेंटीमीटर हो गया, तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, इट बिकम्स नेग्लिजिबल, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which a molecule can exert some measurable attraction on other molecules। ये वाली बात समझ में आ गई है सर? बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अपने पास होता है मॉलिक्यूलर रेंज। तो अब जो मैंने बताया मॉलिक्यूलर रेंज, ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या होगी सर? ये डिस्टेंस ही तो है तो डिस्टेंस ही ना। तो अगर डिस्टेंस है तो फिर यूनिट क्या होगी? एब्सोल्युटली मीटर्स में होगी, इसके अलावा क्या हो सकती है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसके अगले वाले पॉइंट पे लेके चलते हैं आपको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर। कहां पे लेके चलेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है सर। तो अगर मॉलिक्यूलर रेंज क्लियर हो गया ना तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और भी आराम से क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है
यहां बस मैंने दो पार्टिकल्स की बात करी थी, ठीक है। अब मुझे पता चल गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इस गिवन लिक्विड का जो मॉलिक्यूलर रेंज है ना, वो मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कि मुझे मालूम चल गया कि फॉर एग्जांपल इसका जो मॉलिक्यूलर रेंज है ना वो है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जब पार्टिकल्स होंगे तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर भी कंसिडरेबल रहेगा। उसके बियॉन्ड अगर मैंने सेपरेट कर दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स नेग्लिजिबल। तो मतलब 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो पार्टिकल्स को, ठीक है। अब मान लो कि मैंने इसको मान लिया सेंट्रल पार्टिकल, इसको मैंने फिक्स किया था ना, इसको अपन ने फिक्स किया था, तो मान लो कि इसको मैंने मान लिया सेंट्रल पार्टिकल। अब अगर मैं इससे 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे हर एक पार्टिकल को जमाना शुरू कर दूं, ठीक है, मतलब इससे 2 सेंटीमीटर यहां, फिर इससे 2 सेंटीमीटर यहां, फिर इससे 2 सेंटीमीटर यहां, तो ऐसे अगर मैं 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे हर एक पार्टिकल्स को जमाना शुरू कर दूंगा ना, तो मैं दरअसल एक स्फीयर बना सकता हूं। आया समझ के नहीं? मैं दरअसल एक स्फीयर बना सकता हूं और उसमें ये जो P1 है ना वो सेंटर पे रहेगा, ठीक है। तो P1 को सेंटर मानते हुए और मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मानते हुए अब समझो मेरी बात, P1 को सेंटर मानते हुए और मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मानते हुए मैं एक स्फीयर बना सकता हूं, मैं एक स्फीयर बना सकता हूं, और सो दैट स्फीयर पे आने वाला हर एक पार्टिकल, सो दैट स्फीयर पे आने वाला हर एक पार्टिकल जो है वो सेंट्रल पार्टिकल से मॉलिक्यूलर रेंज की दूरी पर होगा। बोलो हाँ कि ना? तो भाई उस स्फीयर के सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उन सब पे सेंट्रल पार्टिकल का इंफ्लुएंस है। बोलो हाँ कि ना? उस इमेजिनरी स्फीयर पे जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स आ रहे हैं उन सब के ऊपर सेंट्रल पार्टिकल का बहुत तगड़ा इंफ्लुएंस होगा। लेकिन अगर एक भी पार्टिकल हल्का सा बाहर चला गया, अगर वो स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस के बाहर चला गया, तो अब सेंट्रल पार्टिकल जो है वो उसको उतने प्यार से खींच नहीं पाएगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको बस इसको नोट करना है कि स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस जो है ना उसमें खास बात क्या है, स्फीयर तो है उसका जो रेडियस है, लेकिन वो किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, जरा यहाँ पे गौर करते हुए चलना। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज एन इमेजिनरी स्फीयर। ये स्फीयर तो है बट एक इमेजिनरी स्फीयर है, ड्रॉन विथ अ मॉलिक्यूल एज द सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज द रेडियस। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल को मान लिया एज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल और रेडियस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर रेंज, और खींच दिया पूरा स्फीयर, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, आई पूरी बात समझ? यस सर, बात तो समझ में आ गई थी। अब जरा गौर करते हुए चलना बहुत ही बेहतरीन तरह से, सुनो मेरी बात को, सुनो 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 अच्छे से सुनो। ये हमने एक सेटअप बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहां ना मान लेते हैं कोई लिक्विड भरा होगा, ऑब्वियसली मान लेते हैं कोई भी लिक्विड भरा होगा, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो मेरी बात समझना, ठीक है। हमने इसके अंदर ना एक पानी का मॉलिक्यूल ले लिया, मान लो ये ले लिया मैंने पानी का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको मैं नाम क्या दे दूंगा? इसका नाम चल मैंने P1 दे दिया, ठीक है। अब क्या होता है ना, P1 के ये जो लिक्विड है, मान लेते हैं इसका, इस लिक्विड का जो गिवन मॉलिक्यूलर रेंज है ना वो मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे मैं एक यहाँ पार्टिकल लूंगा, फिर एक यहाँ लूंगा, फिर एक यहाँ लूंगा, फिर एक यहाँ लूंगा, फिर एक यहाँ लूंगा, ऐसे करते करते पूरा एक स्फीयर फॉर्म हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल से ठीक है। तो अब जरा गौर करना कैसे बनेगा इसका पूरा स्फीयर। यस सर, ये रहेगा इसका स्फीयर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये इमेजिनरी है तो सर इमेजिनरी ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये अपन ने याद रखना, मैंने क्या कहा था कि हमें कहीं से मालूम चला, हमें कहीं से जानकारी मिली कि इस लिक्विड का जो मॉलिक्यूलर रेंज है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करा, इसको मान लिया सेंटर पर फिक्स्ड, इसको हमने कर लिया है सेंटर पर फिक्स्ड, और इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही हम पार्टिकल्स को लेकर के चल रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही हम पार्टिकल्स को लेकर के चल रहे हैं। तो दिस इज द सेंट्रल मॉलिक्यूल इटसेल्फ, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेंट्रल मॉलिक्यूल ओनली, फिक्स्ड है, सेंट्रल मॉलिक्यूल है, फिक्स्ड है, ठीक है। अब अपन लेते हैं यहाँ पास में मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल चल अपन ने यहाँ लिया, और समझने वाली बात क्या है कि दूरी किसके बराबर है सर? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। एक मॉलिक्यूल यहाँ लिया, एक मॉलिक्यूल यहाँ लिया, एक मॉलिक्यूल यहाँ लिया, एक इत्थे तो एक इत्थे, और एक इधर तो एक इधर बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है?
पूरा फंडा क्लियर, ठीक है। अब पता है क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा, ठीक है, जरा ध्यान देना उस पर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान देना। ये वाला इसको अरे रे सर्कल नहीं चाहिए ना, एरो चाहिए, ठीक है। अब देख क्या होता है, ये वाला ऊपर खींच जाएगा इसके वजह से, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है ना वो सेंट्रल मॉलिक्यूल को नीचे खींचेगा, कट गए फोर्सेस हो गए कैंसिल। उसके बाद ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो सेंट्रल वाले को राइट में खींचेगा, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो सेंट्रल वाले को लेफ्ट में खींचेगा। अरे भाई ये जो फोर्सेज है ना वो दरअसल ऐसे फोर्सेज हैं, अगर सेंट्रल वाले मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल राइट में खींच रहा है ना, तो सेंट्रल वाला मॉलिक्यूल भी इस वाले मॉलिक्यूल को लेफ्ट में खींच रहा होगा, ठीक है। बट आई एम कंसर्न ओनली विद द सेंट्रल पार्टिकल, मैं किससे कंसर्न हूं, आई एम कंसर्न ओनली विद द सेंट्रल पार्टिकल, ठीक है। अब क्या होगा, सेंटर वाले को इसने यहां पे खींचा तो सेंटर वाले को इसने यहां पे खींचा, उसके बाद सेंटर वाले को इस वाले पार्टिकल ने यहां पे खींचा तो सेंटर वाले को इस वाले पार्टिकल ने यहां पे खींचा। बोलो हाँ कि ना बोलो हाँ कि ना क्लियर है पूरा फंडा। तो ये रहेगा अपने पास में क्या, ये रहेगा अपने पास में प्रॉपर सेंट्रल मॉलिक्यूल। और इस पर नेट फोर्स कितने काम कर रहे हैं सर, नेट फोर्स 0 काम कर रहा है। तो ये जो स्फीयर आपको यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है ना, दिस पर्टिकुलर स्फीयर इज बेसिकली कॉल्ड एज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। आया समझ के नहीं आ गया, यस सर ये वाली बात है बेहतरीन तरह से समझ में आ गई है। दिस पर्टिकुलर स्फीयर इज कॉल्ड एज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसे कहा जाएगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और सबसे खास बात क्या होती है इसकी, कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो रेडियस होता है ना वो होता है किसके बराबर सर, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर, ठीक है। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज एन इमेजिनरी स्फीयर, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज एन इमेजिनरी स्फीयर, sphere of influence is an imaginary sphere having radius equal to the molecular range, ठीक है, having the radius equal to the molecular range, having the radius equal to the molecular range, having the radius equal to the molecular range। बताओ आ रही है मेरी बात समझ, बताओ भाई साहब आ गई ये वाली पूरी बात समझ, सब पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ध्यान रखना कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। ओके, अब मैं एक काम करना पड़ेगा आप लोग को, एक बार डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो थ्योरी वहां पे लिखवाई थी उसका स्क्रीनशॉट दिलवाते हैं आपको, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर हो गया है, यस सर ये वाला फंडा पूरा शानदार जानदार तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलो उसके बाद ये अपना हो चुका है। अब बात किसकी हो रही है सर, सरफेस फिल्म की बात हो रही है, ठीक है। तो इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड एट रेस्ट विद थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। पहली बात तो अभी तक वी आर डीलिंग विद हाइड्रोस्टैटिक्स ओनली, ठीक है। तो लिक्विड जो है वो रेस्ट पर ही रहने वाला है। तो अब क्या कहा गया है कि एक ऐसा लिक्विड जो कि रेस्ट पर है उसका टॉप मोस्ट लेयर लो, ठीक है। क्या बोला गया, एक ऐसा लिक्विड जो कि रेस्ट पर है उसका टॉप मोस्ट लेयर लेना, और उस टॉप मोस्ट लेयर से ना जो थिकनेस होगी ना उसकी वो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर कर लेना, ठीक है। तो जो पट्टी बनेगी ना दैट इज बेसिकली सरफेस फिल्म। मैं फिर से बोल देना चाहता हूं कि भाई सब चीजों को एक तरफ रखो, मॉलिक्यूलर रेंज को एक तरफ रखो, बिकॉज मॉलिक्यूलर रेंज का यूज हो रहा है आने वाले हर टॉपिक्स के अंदर। आइए आपको ये वाली बात समझ में। तो मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं हमने अपने एग्जाम्पल के तौर पर क्या मान के रखा था कि मॉलिक्यूलर रेंज है सर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मॉलिक्यूलर रेंज को हम मान रहे हैं ना एज 2 सेंटीमीटर, अगर हम मान रहे हैं कि मॉलिक्यूलर रेंज है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तब तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर भी कंसिडरेबल है। लेकिन अगर आपने सेपरेशन डिस्टेंस को जो है ना अगर गिवन मॉलिक्यूलर रेंज से बढ़ा दिया, अगर दो मॉलिक्यूल्स ऐसी दूरी पर हैं जो कि मॉलिक्यूलर रेंज से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर दो मॉलिक्यूल्स है 2.1 सेंटीमीटर पे, कीप दैट इन माइंड, एग्जांपल डेटा स्पेसिफिक रहो। अगर मॉलिक्यूलर रेंज 2 सेंटीमीटर है लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी 2.1 सेंटीमीटर हो गई है, तो अब वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंसिडरेबल नहीं है। आ गई पूरी बात समझ। तो यहां पे क्या हो जाता है कि अब इसका जो मॉलिक्यूलर रेंज था वो क्या था 2 सेंटीमीटर। अब सवाल में ये कहा गया है कि काम करो ना ये टॉप मोस्ट लेवल है, ठीक है। अगर टॉप मोस्ट लेवल से अगर आप एक थिकनेस ले लो, और वो थिकनेस कितनी ले लो, वो थिकनेस ले लो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। वो थिकनेस कितनी ले लो, ये जो थिकनेस ले लो ना, ये थिकनेस ले लो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। गिवन दैट हमारे दिमाग में था कि मॉलिक्यूलर रेंज जो था ना वो हमने एक्स मान के रख लिया था फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे मान ले ग्लास में पानी भरा हुआ है और वो एकदम कांच का ग्लास, तो यहाँ पे क्या होता है कि टॉप मोस्ट मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्लास के मॉलिक्यूल के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
पोर्शन इज मतलब मॉलिक्यूलर रेंज इज 2 सेंटीमीटर ही लेके चलते हैं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। तो टॉप लेवल जो है ना, टॉप लेवल से ना जहां तक वो पानी भरा हुआ है ना, उसके 2 सेंटीमीटर नीचे की जो पट्टी बनेगी ना, दैट इज बेसिकली सरफेस फिल्म, ठीक है। और वो 2 सेंटीमीटर का ही गाना अपन क्यों गा रहे हैं, बिकॉज 2 सेंटीमीटर इज द मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। तो सरफेस फिल्म क्या होती है, टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द लिक्विड लेयर, टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द लिक्विड लेयर हैविंग थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, हैविंग थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, हैविंग थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। आई बात समझ, आगे पूरी बात समझ में। जैसे मान ले कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है और पानी जो है ना वो कहां तक भरा हुआ है सर, पानी मान लेते हैं अपन यहां तक भरा हुआ है, और मैंने बोला कि भाई इसका जो मॉलिक्यूलर रेंज है ना वो है 2 सेंटीमीटर। तो ये जो लेवल बना ना लिक्विड का, ये जो लेयर बन गई है, ये वाला जो पट्टी बन गई है यहाँ पे, ये पट्टी, इस पट्टी को अपन कहेंगे क्या, सरफेस फिल्म, ठीक है। और इस पट्टी में सबसे खास बात क्या है, इस पट्टी की जो थिकनेस है वो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। नीचे भी पानी 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 पूरा है, ठीक है, पानी नीचे भी है, ऑब्वियसली है सर, ऊपर है तो नीचे कैसे नहीं होगा। लेकिन जो टॉप मोस्ट लेवल है ना जिसकी विड्थ किसके बराबर हो गई है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर हो गई है, उस पट्टी को अपन कहते हैं सरफेस फिल्म, ठीक है। इसका अपन नामकरण कर दें क्या, इसका नाम ए रख दे, इसका नाम बी रख दे, इसका नाम सी रख दे, इसका नाम डी रख दे। तो दिस ABCD इज द सरफेस फिल्म, ठीक है। ये जो ABCD है ना, दिस ABCD इज द सरफेस फिल्म। बोलो हाँ कि ना। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार जानदार तरह से क्लियर हो गया है? क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो गया है? यस सर, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निपटाते हैं इसको यहां से। नोट कर लिया होगा ना इसको। तो अभी क्या समझ में आ रहा है, ये रहेगा अपने पास में मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है, सरफेस फिल्म, ठीक है। तो इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट, जिसकी थिकनेस कितनी, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट, जिसकी थिकनेस है इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है, जिसकी जो थिकनेस है ना दैट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अपने पास था पूरा डायग्राम। तो एक काम करो, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो स्लाइड पे लिखी हुई चीज़ है उसका स्क्रीनशॉट दिलवाते हैं और फिर अपन कहानी में आगे लेकर के चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर। अब लो यहां पे लिखी हुई चीजों का स्क्रीनशॉट, फिर कहानी में आगे चलते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है भाई। अगर सरफेस टेंशन पे ग्रिप तगड़ी करनी है तो सबसे पहले इन 3 टर्म्स के ऊपर ग्रिप अपनी तगड़ी हो जानी चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सरफेस फिल्म। मॉलिक्यूलर रेंज समझ में आ गया, और मॉलिक्यूलर रेंज को अगर रेडियस मान करके स्फीयर बना दूंगा, इट विल बिकम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और मॉलिक्यूलर रेंज को थिकनेस मान करके अगर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काट लूंगा तो दैट इज गोइंग टू बी द सरफेस फिल्म, ठीक है। यस सर, ये वाला मसला पूरा क्लियर हो गया। अब आते हैं यहां से सरफेस टेंशन के ऊपर, ठीक है। सरफेस टेंशन, तो पहली बात तो एक बात समझते हुए चलना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नामक चैप्टर के अंदर हम लोग टेंशन की तो बात कर चुके हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नामक चैप्टर के अंदर हम लोग टेंशन की तो बात कर चुके हैं। तो टेंशन बेसिकली क्या होता है, टेंशन इज अ फोर्स, ठीक है। लेकिन इस दफा जो फोर्स है ना वो कहां पे काम करेगा, सरफेस पे काम करेगा। अब ये सरफेस, अब समझना मेरी बात, ठीक है। सरफेस पे मतलब फोर्स काम कर रहा है। अब एक बात समझ, एक बात को बताऊं, जैसे मान ले एक पानी का सरफेस है, ठीक है। इमेजिन कर ले कि कहीं पे ना पानी के हम सरफेस की बात करें, ठीक है। अब क्या होता है अगर तुम ना पूरा सिनेरियो एकदम स्लो मोशन में कैमरे में कैप्चर करो, तो जैसे मान लो ये पूरा लिक्विड का सरफेस है। अगर तुमने लिक्विड के सरफेस के अंदर अपनी अगर एक उंगली तुमने डिप करी है, ठीक है। अब इस उंगली के डिप करने के पूरे प्रोसीजर को बहुत ही स्लो मोशन में कैप्चर करना, ठीक है। तो जैसे लिक्विड के सरफेस को ना आप ऐसे उंगली से पेनिट्रेट कर रहे हो ना, पता है क्या होता है, वो जो लिक्विड का सरफेस होता है ना वो ऐसे हल्का सा काम करता है एज इफ कुछ खिंच के नीचे गया। बोलो आई बात समझ की नहीं आई? आई बात समझ की नहीं आई? जब वो लिक्विड का सरफेस था पूरा, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो? अरे मान लो कि यार ऐसी बीच वाला एरिया मत मानना तुम, ठीक है, फिर वहां पे क्या है वो फील नहीं आ पाएगा तुम्हें। कुछ जगह ऐसी होती हैं भाई, सीढ़ी 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 होती है और नीचे क्या है कि एक अच्छी सी वाटर बॉडी होती है, तो वहां पे अपने पैर वैर लोग क्या है कि पानी में डाल के बैठे रहते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? लेकिन तो क्या है, ऐसा कुछ लिक्विड का सरफेस है। अब तुमने स्लो मोशन में ना अपनी उंगली ऐसे डाली लिक्विड के सरफेस पे, अगर आप इसे कैप्चर करोगे ना स्लो मोशन में, तो वहां पे क्या समझ में
आता है कि भाई वो जो लिक्विड का सरफेस था ना उस पर ऐसा लग रहा है एज इफ कुछ खिंच के नीचे की तरफ गया है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि बस उंगली डुप से नहीं चली गई अंदर की तरफ, नहीं, वो जो लिक्विड सरफेस था ना वो हल्का सा ऐसे खिंच जाता है। तो मतलब लिक्विड सरफेस जो है ना वो हल्का सा काम कर रहा है एज इफ एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, मतलब फोर्स तो काम कर रहा है सरफेस के ऊपर, और सरफेस पे जो फोर्स काम कर रहा है ना पर यूनिट लेंथ, उसी को कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो पहले एक बार यहाँ पे जो चीजें लिख करके रखी हुई एक बार जरा पढ़ के देखिए, और जो भी आपको एग्जाम्पल दिया ना उससे रिलेट करने का ट्राई करिए। एक बार पढ़िए फिर अपन कहानी में आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलें फिर आगे बढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो सरफेस टेंशन में क्या कहा गया है? इट इज फाउंड दैट अ लिक्विड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज अ लिक्विड ड्रॉप एट रेस्ट फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी ऑलवेज टेंड्स टू हैव अ स्फेरिकल शेप। ठीक है, अब ये ना सरफेस टेंशन को समझने का एक अलग पहलू आ गया तुम्हारे सामने। ठीक है, मैं तुमको बताऊं, देखो अभी तक मैं तुम्हें क्या बताया था कि यार एक लिक्विड सरफेस है, ठीक है, और अगर अपन एक उंगली उसके अंदर डिप कर रहे हैं ना, अगर आप इसका स्लो मोशन कैप्चर करेंगे तो इट सीम्स लाइक कि वो जो लिक्विड का सरफेस था ना वो ऐसे हल्का सा ना स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? एज इफ कुछ चीज खिंच रही है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, मतलब सरफेस के ऊपर फोर्स काम कर रहा होगा। दैट पर्टिकुलरली इज बेसिकली सरफेस टेंशन। ठीक है, अब मेरी बात पर जरा गौर करिएगा। यहां से एक बहुत ही प्यारी बात तुमको बताता हूं, ये तो अपने पास मॉलिक्यूलर रेंज वगैरह था, यहां से एक बहुत ही प्यारी बात समझना। एक लिक्विड ड्रॉप जो होता है ना, अगर आपने लिक्विड ड्रॉप को देखा है तो लिक्विड ड्रॉप इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। ये तुम उसको बना नहीं रहे हो, तुम उस लिक्विड ड्रॉप को ना स्फीयर के शेप में ढाल नहीं रहे हो। वो लिक्विड ड्रॉप जो है ना वो हमेशा स्फीयर के शेप में ही दिखाई दिया हमको आज तक यार। ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। A liquid drop is always in the form of a sphere। ठीक है, अब सर इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? ये तो फैक्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक लाइन के अंदर, ये तो फैक्ट है कि हाँ सर अगर एक लिक्विड ड्रॉप इज बेसिकली लिक्विड एट रेस्ट ओनली। ठीक है, तो एक लिक्विड ड्रॉप ना हमेशा स्फीयर के फॉर्म में होता है, तो ये तो फैक्ट है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? तो इसके पीछे का रीजन जो है ना वो हल्का सा मैं आपको मैथ्स में से रिलेट करवाऊंगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनते हुए चलिएगा। तो लिक्विड ड्रॉप हमेशा स्फीयर का शेप ही जो है वो फॉर्म करता है। अब होता क्या है ना, हल्का सा मैथमेटिकल टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। तो किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए, फॉर अ गिवन वॉल्यूम, ठीक है, जैसे वो लिक्विड ड्रॉप था तो उसके पास भी क्या है कि कुछ ना कुछ गिवन वॉल्यूम तो होगा ही ना। ठीक है, तो फॉर अ गिवन वॉल्यूम, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो सबसे छोटा सरफेस एरिया पॉसिबल है, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो सबसे छोटा सरफेस एरिया जो पॉसिबल है ना वो स्फीयर के लिए होता है पॉसिबल। ये एक फैक्ट है। ठीक है, एक फैक्ट ऊपर भी लिखा हुआ है, एक फैक्ट अब मैं नीचे भी लिख रहा हूं कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम द स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, the for a given volume the smallest surface area is that of a sphere only, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो है ना वो सिर्फ किसी स्फीयर के लिए ही पॉसिबल है। कि आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बैठ गया? सर बेहतरीन तरह से बैठ गया। ठीक है, अब मेरी बात पे जरा गौर करिएगा। अगर हम इस फैक्ट 1 और इस फैक्ट 2 को अगर हम साथ में अटैच करें, इस फैक्ट 1 को और इस फैक्ट 2 को अगर हम साथ में अटैच करें तो हमें समझ में आता है कि देखो किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया एक स्फीयर के लिए पॉसिबल है। और लिक्विड ड्रॉप जो है ना, लिक्विड ड्रॉप भी अपना सरफेस एरिया जो है ना वो स्फीयर के बराबर ही रखता है। लिक्विड ड्रॉप का जो सरफेस एरिया है वो भी स्फीयर के बराबर ही रखता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब ये है कि लिक्विड सरफेस या लिक्विड ड्रॉप के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना एरिया मिनिमाइज रखने का ट्राई करता है। क्या रखने का ट्राई करता है? लिक्विड ड्रॉप या लिक्विड सरफेस जो होता है ना वो अपना एरिया मिनिमम रखने का ट्राई करता है। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो ये लिक्विड ड्रॉप की, लिक्विड सरफेस की क्या है? टेंडेंसी है भाई। ये लिक्विड ड्रॉप की या फिर लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है। दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी कि अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखना है। अगर ये टेंडेंसी नहीं होती तो स्फीयर ही क्यों फॉर्म कर रही होती? लिक्विड ड्रॉप हमेशा। आए आपको ये वाली बात समझ में? तो किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो पॉसिबल होता है ना वो स्फीयर का पॉसिबल होता है। ये तो मैथमेटिकल फैक्ट है। और दूसरी बात क्या है, जो ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है वो ये है कि लिक्विड ड्रॉप को हमेशा हमने देखा है वो स्फीयर ही फॉर्म करता है। इसका मतलब लिक्विड ड्रॉप के अंदर टेंडेंसी होती है कि अपना एरिया मिनिमाइज रखना है। ठीक है, और ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है। अब एक बात तुम समझना, अगर लिक्विड का सरफेस, बहुत प्यारी बात है, अगर लिक्विड का सरफेस ना ऐसी टेंडेंसी के साथ नेचुरली एग्जिस्ट करता है कि अपना एरिया तो मिनिमम रखना है,
है, ठीक है। तो अगर एरिया मिनिमम रखने की टेंडेंसी है, मतलब लगातार सरफेस के ऊपर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, लगातार सरफेस के ऊपर क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस काम कर रहे होंगे, मतलब लगातार सरफेस के ऊपर फोर्सेस काम कर रहे होंगे। नाउ दैट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज बेसिकली कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। आ गई आपको ये वाली बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि therefore the liquid surface has a natural tendency therefore the liquid surface has a natural tendency to maintain minimum surface area, has a natural tendency to maintain minimum surface area, has a natural tendency to maintain minimum surface area, has a natural tendency to maintain minimum surface area। और इसी नेचुरल टेंडेंसी की वजह से सरफेस के ऊपर क्या है, लगातार कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, लगातार फोर्सेस काम कर रहे हैं, एंड दैट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज बेसिकली कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेंटेन मिनिमम सरफेस एरिया एंड देयरफॉर the forces will be acting on the surface, and therefore the forces will be acting on the surface, and therefore the forces will be acting on the surface, and therefore the forces will be acting on the surface in order to contract the area, in order, या इसको ऐसे कहता हूं, in order to keep the area contracted, ठीक है, in order to keep the surface area contracted, 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 ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली बात बैठ गई सही से? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो हमने अभी ऑब्जर्वेशनल फैक्ट और मैथमेटिकल फैक्ट को रिलेट करा है ना, इसका आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया सर? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या था, इट हैज बीन फाउंड दैट अ लिक्विड इन स्मॉल क्वांटिटी एट रेस्ट फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी ऑलवेज टेंड्स टू हैव अ स्फेरिकल शेप। इसी की तो हमने बात करी थी, ठीक है। ये सर हमने इसी की बात करी थी। तो लिक्विड इन स्मॉल क्वांटिटी, लिक्विड ड्रॉप मान लो, एट रेस्ट है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑलवेज टेंड्स टू हैव अ स्फेरिकल शेप। हमेशा उसका शेप कैसा होता है सर? स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। सिंस फॉर अ गिवन वॉल्यूम, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए एक स्फीयर ही ऐसा होता है, हैज द लीस्ट सरफेस एरिया, ठीक है। किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर ही ऐसा होता है जिसका जो एरिया है ना, जिसका जो सरफेस एरिया है वो लीस्ट होता है, मिनिमम होता है। हेंस इससे हमें ये बात समझ में आती है, इट शोज दैट द फ्री सरफेस ऑफ एवरी लिक्विड एट रेस्ट हैज अ टेंडेंसी टू हैव अ लीस्ट सरफेस एरिया, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप अपना एरिया जो है वो उसका जो सरफेस, उसका जो शेप है वो स्फेरिकल होता है। इसका मतलब उसके अंदर ना टेंडेंसी होती है, किसी भी फ्री सरफेस के पास टेंडेंसी होती है कि अपना एरिया जो है ना वो मिनिमम रखेगा। बोलो आई बात समझ की नहीं आई? तो व्हाइल डूइंग सो द फ्री सरफेस, ऐसा करने के दौरान जो फ्री सरफेस है ना वो ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ वो ना एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, जो कि मैंने एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में दिया था कि जब वाटर के अंदर आप एक उंगली को डिप करते हो ना, उसको स्लो मोशन में कैप्चर करना, वाटर एक्ट्स एज इफ वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है, एज इफ इट इज कवर्ड बाय अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये वाला फंडा समझ में आ गया। और हैविंग टेंशंस इन ऑल द डायरेक्शंस, यहाँ पे जो फोर्सेस है ना वो हर तरफ काम कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस टेंशन, अब जरा गौर करना, हैविंग टेंशंस इन ऑल द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस, तो दिस टेंशन in the surface of the liquid at rest is called as the surface tension, ठीक है। तो इसी को अपन कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा शानदार तरह से क्लियर हो गया। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। जल्दी कीजिएगा प्लीज। आगे पूरी बात समझ? यस सर, यहां तक का मसला पूरा क्लियर हो चुका है। चलें, अब उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट हैज सम एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो लिक्विड का सरफेस है ना उसके पास ये एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी आई, तो आई कहां से? ठीक है, तो अब जरा मैं आपको बताता हूं कि एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी के आने का जो पूरा रास्ता होता है ना वो कहां से होता है।
ठीक है, देखें आप जरा इस पे फोकस करें। दिस वाज बेसिकली व्हाट, दिस वाज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये अपने पास में क्या था, सरफेस की फिल्म बन गई थी। अब मेरी बात पे जरा गौर करते हुए चलना, इस वाले के पास ना नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, ये अपने पास जो पार्टिकल P1 था उसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है सर, 0 नेट फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक काम करते हैं, हम एक पार्टिकल लेते हैं, हम एक लिक्विड का पार्टिकल लेते हैं एकदम सरफेस फिल्म के बॉटम पे। हमने एक लिक्विड का पार्टिकल ले लिया है, एकदम सरफेस फिल्म के बॉटम पे ले लिया। ठीक है, तो इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा ना, जरा गौर करना इस बात पे, इसका जो स्फीयर ऑफ इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा सर, वो बनेगा ऐसा कुछ। आई मेरी पूरी बात समझ में, जैसा ये वाली बात समझ में तो आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, देखो इसको खींचने के लिए जो पार्टिकल्स है वो कहाँ कहाँ मौजूद है, एक पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, एक पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, एक पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर है एक पार्टिकल, और एक पार्टिकल फिर सर यहाँ पर है। ठीक है, अब पता है क्या होता है, इसको ना जो खींचने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ना, देखो P2 को ये वाला करेगा यहाँ राइट में अट्रैक्ट, और P2 को ये वाला करेगा यहाँ लेफ्ट में अट्रैक्ट। ये ऊपर करेगा अट्रैक्ट, ये नीचे करेगा अट्रैक्ट, ये सर लेफ्ट में ऊपर करेगा, ये सर राइट में नीचे करेगा, कैंसिलेशन हो गया। ये राइट में ऊपर करेगा, ये लेफ्ट में नीचे करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाला पार्टिकल है P2 वाला पार्टिकल, उसके ऊपर भी नेट फोर्स कितना काम कर रहा है सर, 0 नेट फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब सुनना, बहुत ही मजेदार बात तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, एक बहुत ही शानदार बात तुमको बता रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि अपन इसको हल्का सा आगे बढ़ा दें क्या, कंटेनर अपने को हल्का सा क्या है, बड़ा चाहिए पड़ेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्या बोलते हो, कर दें अपन इसको ऐसा? यस सर, बिल्कुल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटेनर को ना अपन बड़ा बनाते हैं ताकि वो पूरा कॉन्सेप्ट ना अच्छे से कंटेन हो जाए। ठीक है, चलो ये वाली बात तुमको समझ में आ रही थी। अब यहाँ पे जो पूरा मसला है वो इस बारे में कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जो सरफेस होता है ना, उसके मॉलिक्यूल्स के पास थोड़ी सी एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जिस कारण से वहां पे उछल कूद होती है और उस कारण से वहां पे क्या फोर्स काम करता है, रिजल्टिंग इनटू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो एक अपन ने मॉलिक्यूल लिया है जो कि सरफेस फिल्म के बॉटम वाले फेस पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक मॉलिक्यूल मैं ऐसा ले सकता हूं जो कि ना ऐसे कहीं बीच में आ रहा होगा, इसको मैं मानता हूं चलो P3 वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो P3 को अपन ने क्या मान लिया कि ये सरफेस फिल्म के अंदर लाई कर रहा है, एकदम नीचे भी नहीं एकदम ऊपर भी नहीं। ठीक है, तो अब इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा ना, इसका जो बनेगा ना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, वो ऐसा बनेगा सर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब जरा गौर करना है, इसको जो पार्टिकल्स खींचेंगे, एक पार्टिकल इसको राइट में खींचेगा, एक पार्टिकल इसको लेफ्ट में खींचेगा। ठीक है, एक पार्टिकल नीचे खींचेगा, एक पार्टिकल यहाँ खींचेगा, एक पार्टिकल वहां खींचेगा। लेकिन आप जरा समझें इस बात को, इसके ना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, इसमें ऊपर तो लिक्विड ही नहीं है, तो ऊपर खींचने वाले कोई सीन ही नहीं है वहां पे, ऊपर खींचने वाला कोई सीन ही नहीं है वहां पे। तो यहां पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो मान ले चल एक आध मॉलिक्यूल्स तो यहां पर भी हैं, एक आध मॉलिक्यूल्स तो चल लिक्विड के चल यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेसिकली जब यहाँ पे फोर्सेस काम करना शुरू करेंगे ना, तो ये फोर्स राइट में काम करेगा, ये फोर्स लेफ्ट में काम करेगा, कैंसिल आउट हो गया। ये फोर्स नीचे काम करेगा, लेकिन ऊपर उतने शिद्दत से खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ काम करने लगा है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पार्टिकल इसको यहाँ पे खींचेगा, लेकिन ऊपर कोई फोर्स नहीं है, मतलब ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो कि इस पार्टिकल P3 को ऊपर की तरफ खींचे। तो शिद्दत से ऊपर कुछ नहीं खींच रहा है, सिर्फ नीचे की तरफ फोर्सेस लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, P3 वाले को यहाँ पे ये खींचेगा पार्टिकल, ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है खींचने के लिए। तो बस ये साइड से क्या है, थोड़ा बहुत फोर्सेस जो है ना साइड से लग रहे हैं। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, वो नेट डाउनवर्ड फोर्स ही होगा। ठीक है, यहां पे अगर आप फोकस करें तो P1 पे नेट फोर्स 0 है। अगर आप यहां पे फोकस करेंगे तो इस वाले पार्टिकल P2 पर भी नेट फोर्स कितना है, 0 है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पे ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पे देयर इज ओनली नेट डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे ना, तो देयर इज ओनली अ नेट डाउनवर्ड फोर्स। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, मान ले अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि लिक्विड के सरफेस पर ही आता है, मान लेते हैं कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि ना लिक्विड के सरफेस पे आ रहा है। लेट मी कॉल दिस एज P4 वाला पार्टिकल। ठीक है, तो पता है इसके लिए क्या होने वाला है, देखो भैया, तो जैसे जैसे ना मैं अगर P3 की बात करूं तो इसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है, मतलब इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी, इसके पास कोई एनर्जी नहीं, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, अब ना P3 में क्या होता है कि भाई नेट डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा था। मान ले 10 का फोर्स नीचे है लेकिन 2 का फोर्स ऊपर है, तो फिर भी 8 का तो फोर्स नीचे काम कर रहा है ना। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 का फोर्स नीचे है और 2 का फोर्स ऊपर की तरफ है फिर भी थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर नेट डाउनवर्ड फोर्स तो 8 का काम कर रहा है। लेकिन अब सबसे मजेदार चीज होने वाली है P4 के साथ। ठीक है, सबसे मजेदार चीज जो होने वाली है सर, वो होने वाली है P4 के साथ। जरा इस बात पे फोकस करेंगे ना
जाएगा तो मजा आ जाएगा आपको। देखें भाई यहाँ पर भी पार्टिकल जो है वो आसपास बिल्कुल मौजूद है। ये P4 था तो एक पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है, एक पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, एक पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना, देखो ये P3 का हाल हुआ। P4 में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना कि इसका जो अपर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो अपर हाफ है ना, उसमें कोई लिक्विड के मॉलिक्यूल का नामो निशान तक नहीं है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, अपर हाफ में कोई लिक्विड के मॉलिक्यूल का नामो निशान तक नहीं है। तो यहाँ पर जो फोर्सेस काम करेंगे इसके ऊपर, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ, अच्छा इसको एरो से बनाएंगे ना यार, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो उसको यहाँ पे खींचेगा, ये मॉलिक्यूल उसको यहाँ पे खींचेगा, ये तो कैंसिल हो गया। फिर ये वाला मॉलिक्यूल नीचे खींचेगा लेकिन ऊपर खींचने के लिए कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे खींचेगा लेकिन ऊपर खींचने के लिए कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। ये वाला मॉलिक्यूल नीचे खींचेगा लेकिन इसको ऊपर खींचने के लिए कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस वाले पार्टिकल के ऊपर जो भी नेट फोर्स काम कर रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही काम कर रहा है, ऊपर कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अब जो फोर्स है, दिस इज द मैक्सिमम नेट डाउनवर्ड फोर्स। इसके ऊपर जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम नेट डाउनवर्ड फोर्स। बोलो हाँ कि ना? दिस इज द मैक्सिमम नेट डाउनवर्ड फोर्स। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाली बात समझ में आ रही है। तो भाई यहाँ पे फिर भी क्या हुआ था, 10 का फोर्स नीचे, चल 2 का फोर्स ऊपर, तो नेट फोर्स 8 का फोर्स नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा 10 का फोर्स नीचे और ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, तो मैक्सिमम नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है ना वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो लिक्विड का जो सरफेस है, लिक्विड का जो सरफेस है ना, उसके ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उन सब में क्या है, मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है। मतलब वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है ना उनको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। तो जैसे ये वाला पार्टिकल P4 था, इस पे तो मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये जैसे नीचे की तरफ आएगा ना तो क्या होगा पता है? अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि ये वाला पार्टिकल चला गया नीचे और वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, नहीं सर। यहाँ पे जो लिक्विड होता है ना, इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल। तो जैसे मैं मानता हूं इस बात को कि P4 वाले पे, मैं मानता हूं इस बात को कि P4 वाले पर मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो P4 वाला पार्टिकल है वो नीचे की तरफ चले जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब वो नीचे की तरफ जाएगा ना तो नीचे का जो बाकी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर आकर के उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब जैसे ये गया नीचे डुप करके तो ऊपर कोई पार्टिकल आ जाएगा, और अब वो जो पार्टिकल, जो नया नवेला पार्टिकल ऊपर आया ना, अब उसको फील होगा कि भाई क्या लोग नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो फिर वो जाएगा नीचे की तरफ, फिर कोई नया पार्टिकल आएगा। तो सरफेस गायब नहीं होगा, सरफेस हमेशा कांस्टेंटली रहेगा वहां पे। बट द थिंग इज दिस कि सरफेस पे काम कितना सारा चल रहा है यार। सरफेस पे आने वाले हर मॉलिक्यूल को इतना ज्यादा फोर्स झेलना पड़ रहा है, तो मतलब सरफेस पे आने वाले आने वाले हर मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी डिटेल में बताता हुआ चलूंगा। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, ये वाला फंडा बहुत ही शानदार तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलो अब मेरी बात पे जरा गौर करते हुए चलना। हर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हो रहा है, तो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द surface of the liquid, all the molecules on the liquid surface experiences maximum downward force, ठीक है, experiences maximum net downward force, ठीक है। all the molecules on the surface of the liquid experiences maximum net downward force, और जिसकी वजह से क्या होता है, maximum net downward force, जिसकी वजह से सारे के सारे molecules में ना बहुत ज्यादा excessive amount of potential energy develop हो जाती है, ठीक है। experiences maximum downward force because of which there is some amount of additional potential energy, because of which there is some amount of additional potential energy on the surface, ठीक है। एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस, सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास में एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि सरफेस के पास में एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सबसे प्यारी बात तुमको बता रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, किसी भी सिस्टम की जो बेसिक टेंडेंसी होती है ना वो होती है स्टेबल रहने की, ठीक है। किसी भी सरफेस की, किसी भी सिस्टम की जो बेसिक टेंडेंसी होती है वो होती है स्टेबल रहने की। अगर स्टेबल रहना है तो एनर्जी कम होनी चाहिए, एनर्जी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एनर्जी ज्यादा होगी ना तो स्टेबिलिटी कभी नहीं आती है,
ठीक है। जब तुम बहुत ज्यादा थक जाते हो, तुम सोओगे तभी, तुम एकदम एनर्जेटिक हो और तुम बोलो अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर। अगर आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है ना तो स्टेबिलिटी कम होगी, और जब स्टेबिलिटी आपको ज्यादा चाहिए तो फिर एनर्जी कम होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जो लिक्विड का सरफेस है ना उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एनर्जी क्यों ज्यादा है? बिकॉज जितने ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे उतना ज्यादा सरफेस पर फोर्स काम करेगा और उतना ज्यादा एनर्जी होगा सरफेस के पास, ठीक है। अब अगर लिक्विड सरफेस ट्राई करेगा स्टेबल रहने का तो उसका मतलब क्या कि सरफेस पे कम एनर्जी होनी चाहिए, और सरफेस पर, अब मेरी बात सुनना, सरफेस पर एनर्जी तब होगी कम जब सरफेस पर कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, और लिक्विड के सरफेस पे कम मॉलिक्यूल्स कब आएंगे? जब लिक्विड सरफेस छोटा होगा। अब कहानी वहीं जुड़ गई कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो होता है वो स्फीयर का होता है। अब बताओ तुम्हें बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर स्फीयर नहीं होता तो सरफेस एरिया छोटा नहीं होता, अगर सरफेस एरिया छोटा नहीं होता तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम नहीं आते ना भाई। आया समझ में? कम मॉलिक्यूल्स आएंगे तब जाकर के ऐसा होगा कि कम एनर्जी होगी सरफेस के पास और सरफेस स्टेबल रह पाएगा। आया समझ कि नहीं आया? अब मैं इसको शब्दों में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान देना। एवरी सरफेस ट्राइज टू बी स्टेबल, एवरी सरफेस टेंड्स टू बी स्टेबल, या एवरी सरफेस ट्राइज टू बी स्टेबल, ठीक है। और स्टेबल कब रहेगा? जब अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रहेगा, ठीक है। ट्राइज टू बी स्टेबल विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज्यादा एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ट्राइज टू बी स्टेबल विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। नाउ दैट इज द रीजन because of which जो लिक्विड सरफेस है ना, इट ट्राइज टू मेंटेन मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच द लिक्विड सरफेस ट्राइज टू मेंटेन मिनिमम सरफेस एरिया, बिकॉज ऑफ विच द लिक्विड सरफेस tries to maintain minimum surface area, जिसकी वजह से लिक्विड सरफेस जो है ना, दिस tries to maintain minimum surface area। तो जब मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करेगा तो उससे क्या हो जाएगा? कम मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे तो कम एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। ट्राइज टू मेंटेन मिनिमम सरफेस एरिया so that less molecules are on the surface, and hence less energy, और एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, and hence less energy and more stability। एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये वाली पूरी कहानी समझ में आ गई? मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। दिस वाज द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। ये थी हमारे पास में साक्षात मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। आगे पूरी बात समझ? यस सर, पूरा फंडा समझ में आ चुका है, ठीक है। चलो भैया, ये आ गया समझ में। द सरफेस टेंशन, अब समझते हुए चलना। द सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट टेंड्स टू हैव minimum surface area and it behaves as if it is covered with a stretched membrane, ठीक है। चलो, अब था अपने पास मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। तो मैंने क्या बताया था कि सरफेस टेंशन इज बेसिकली डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। वही चीज यहां पे लिख करके रखी हुई है। क्या लिखा हुआ है सर? Therefore, surface tension of a liquid is measured as the force acting on unit length। तो S is equals to F by L, और इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ कर देंगे सरफेस के ऊपर जिसको अब टेंजेंशियली हर तरफ से खींचा जा रहा है, तो वो जो फोर्स काम करेगा पर यूनिट लेंथ उसे कहा जाएगा सरफेस टेंशन। याद रखो, लिक्विड इज एट रेस्ट। याद रखो कि लिक्विड कैसे कंडीशन में है सर? रेस्ट वाली कंडीशन में, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा बहुत ही शानदार तरह से क्लियर हो चुका है। निपटा दें इसको? यस सर। इसके बाद देख लो, इसके बाद फिर आता है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, जो डायग्राम मैंने आप लोग के लिए यहां पे बना करके रखा था। कहां पे? ये रहा डायग्राम। इसका स्क्रीनशॉट लिया था क्या? ये अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही है तुम्हारे पास में मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, जो मैंने थ्योरी लिखी थी उसके लिए, ठीक है। क्लियर दिस अप, क्लियरिंग दिस अप, ठीक है। चलें सर, आगे बढ़ा जाएगा। तो दिस वाज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब हम आते हैं सरफेस एनर्जी के ऊपर, या किसी भी सरफेस को बनाने में जो एनर्जी लगती है ना, उसे कहा जाएगा सरफेस एनर्जी, ठीक है। अब जैसे मान ले हमारे पास ना, अपन एक काम करते हैं,
एक बाल्टी मान ले, ठीक है, और उस बाल्टी में क्या है कि पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक बाल्टी मान लेते हैं और बाल्टी में क्या है कि वो नहीं होता जब कपड़े धोने से पहले वो बनाते हैं अपन सोप का सोल्यूशन, ठीक है, तो उस बाल्टी में क्या है कि सोप का सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास ना एक पतली सी तार थी, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में एक पतली सी तार थी और इसको ना हमने दरअसल क्या था कि यहाँ पे ऐसे एक ऐसा ये हुक था, ठीक है, तो मतलब इसको लॉक करके रखा हुआ था। अब क्या करेंगे अपन, जरा गौर करते हुए चलना, नीचे क्या रखी हुई है, बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी के अंदर कैसा सोप का सोल्यूशन है। अब इसको यहां से उठाओ, देखो इसको पकड़ा यहां से, इसको पकड़ा यहां से, आगे पकड़ में, अब इसको उठाओ, उड़ गया, ये हो रहा है इमेजिन। अब इसको अपन डाल देंगे बाल्टी के अंदर ढुप करके, ठीक है। अब जैसे अपन निकालेंगे ना, तो ये जो सरफेस है ना, जैसे अपन इसको निकालेंगे ना, तो ये जो सरफेस है ना, यहाँ पे सोप की फिल्म चढ़ जाएगी। अरे अरे अरे, ये जो सरफेस है, यहां ध्यान देना, ये जो सरफेस है ना, यहां पर क्या है, एक सोप की फिल्म चढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक सरफेस यहां पे क्रिएट हो चुका है, ये तो ऑटोमेटिकली हो गया। अब क्या करूंगा, अगर मैं लेंथ को यहां पे देखो, ये जो अपने पास था ना, इसको बोलेंगे अपन स्लाइडर, ये स्लाइड भी हो जाएगा, ठीक है। ये स्लाइडर था, ये स्लाइड भी हो जाएगा। जैसे ये स्लाइड होगा ना, तो अब क्या होगा कि आप इसको तोड़ मत देना, बस मतलब इतना झटका मत देना कि यहाँ पे जो सोप की फिल्म बनी है ना वो फट जाए, ऐसा मत करना। आप बस इसको ना हल्का सा स्लाइड करो। यस सर, बात समझ में आ रही है। इसको हम जैसे हल्का सा स्लाइड करेंगे ना, तो ये हमने स्लाइडर को स्लाइड करा, तो फिर स्लाइडर अब कहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। यस सर, स्लाइडर जो है सर वो यहाँ पे आ जाएगा और ये रहेगा अपने पास में इमेजिनरी, ये रहेगा अपने पास में इमेजिनरी। और इसकी जो लेंथ थी ना सर, ये लेंथ थी अपने पास में x के बराबर, ये जो डिस्टेंस था वो x के बराबर था, और जो स्लाइडर की लेंथ थी ना सर वो थी l के बराबर। अब ये सरफेस जो है ना वो एक्सपैंड हो गया है, ये जो सरफेस है ना सर, ये सरफेस कैसा हो गया, एक्सपैंड हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा, कुछ वर्क तो आपको करना पड़ा होगा, तो जो भी वर्क करना पड़ा होगा ना, दैट बिकम्स द सरफेस एनर्जी। बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे जो भी वर्क करना पड़ा होगा दैट बिकम्स सरफेस एनर्जी, ठीक है। नाउ जरा ध्यान रखिएगा, नाउ this is having two free surfaces, ठीक है। now this setup is having two free surfaces। सर ये फ्री सरफेस क्या होता है? तो फ्री सरफेस वो सरफेस होता है, ध्यान देना मेरी बातों पे, फ्री सरफेस वो सरफेस होता है जो कि एयर के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। फ्री सरफेस दरअसल वो सरफेस होता है जो कि एयर के कांटेक्ट में होता है। तो जब आपके हाथ में ये तार था, बाल्टी में आपने पटका इसको बाहर निकाला, तो ये जो सोप फिल्म है ये आगे भी है पीछे भी है ना बेसिकली, ठीक है। तो ये भी एयर के ही कांटेक्ट में, इसके पीछे का हिस्सा भी एयर के ही कांटेक्ट में है, तो देयरफॉर इट इज हैविंग टू फ्री सरफेसेस, ठीक है। अब आपको ना, अगर आपने इस पर कुछ वर्क करा, तो जो भी आप वर्क करोगे वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा उसके एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि इनिशियली दिस वाज एट P एंड Q, ठीक है, और फिर मैं इसको स्ट्रेच करके P डैश और Q डैश पे लेके चला गया, ठीक है। तो मैंने एरिया को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब इस एरिया को बढ़ाने से बेसिकली हुआ क्या कि मैंने कुछ वर्क करा, और वही वर्क अब उस खिंचे हुए सरफेस एरिया की सरफेस एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन टू स्ट्रेच द सरफेस, वर्क डन टू स्ट्रेच द सरफेस gets stored inside the surface, work done to stretch the surface gets stored inside the surface in the form of its surface energy, ठीक है। inside the surface in the form of its सरफेस एनर्जी, ठीक है। आप समझे मेरी बात को। तो सरफेस एनर्जी बेसिकली क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा सर, फोर्स इनटू बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे एक्स के बराबर था, एक्स कर दो। अब आप एक बात समझते हैं क्या कि सरफेस टेंशन इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लिखा है ना L इंटू एक्स, दिस इज बेसिकली increase in the area, L into x is increase in the area on one side, एक साइड पे एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, L इंटू एक्स हो रहा है। बोलो हाँ कि ना। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे कि वर्क डन टू कंप्लीटली इंक्रीज द एरिया, मतलब दोनों साइड्स पे एरिया को इंक्रीज करना है, ठीक है। टू कंप्लीटली इंक्रीज द एरिया, तो व्हाट इज द वर्क डन टू कंप्लीटली इंक्रीज द एरिया। तो इसके लिए अपन एक काम करेंगे, इसके पास दो फ्री सरफेसेस थे, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, S इंटू, अब कर देंगे अपन 2 इंटू L इंटू एक्स, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, दिस इज द इंक्रीज इन एरिया ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देंगे, दिस इज द इंक्रीज इन द एरिया, दिस इज द इंक्रीज इन एरिया
ऑन बोथ साइड्स, दिस इज द इंक्रीज इन द एरिया ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई। तो इंक्रीज इन द एरिया ऑन बोथ साइड्स को अपन क्या बोल देंगे सर? डेल्टा ए से कर देंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, इसको अपन कर देंगे डेल्टा ए से रिप्रेजेंट। तो देयरफॉर यहां पर जो वर्क अपने पास बचेगा ना, ये वर्क क्या हो जाएगा पता है? सरफेस टेंशन को बिल्कुल मत टच करना। और L इंटू एक्स इज द इंक्रीज इन द एरिया ऑन वन साइड, यहाँ पे 2 इंटू एल इंटू एक्स है, तो दिस इज द इंक्रीज इन द एरिया ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये अपने पास रह जाएगा वर्क डन, एंड दिस इज नथिंग बट द सरफेस एनर्जी। ठीक है, ये जो सिस्टम पे आपने वर्क करा है ना, वही वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है इसकी सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, यही वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा इसकी सरफेस एनर्जी के फॉर्म में, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? सरफेस एनर्जी था, तो यूनिट इज नथिंग बट जूल्स। ठीक है, तो याद रखना डेल्टा ए क्या है? डेल्टा एल इज बेसिकली ट्वाइस द इंक्रीज इन द एरिया। ठीक है, डेल्टा ए इज बेसिकली नॉट सिंगल टाइम बट 2 टाइम्स द इंक्रीज इन द एरिया। ठीक है, फॉर 2 फेसेस। ये वाली बात समझ में आ गई है क्या? यस सर, यहां तक का फंडा बहुत ही शानदार जानदार तरह से क्लियर हो चुका है। अब जरा अपन कहानी में आगे बढ़े क्या? अब आपको एक सवाल करवाते हैं और बस निपट गया ये पूरा लेक्चर। ठीक है, यस सर, चलें अब आते हैं आपको एक सवाल पे लेकर के। तो अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर टू एक डिफरेंट एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इफ द वर्क डन इज दिस मच देन फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलो। वर्क डन इज इक्वल्स टू एस इंटू डेल्टा ए। ठीक है, यस सर, ये वाली बात पूरी क्लियर है। तो वर्क डन कितना है सर अपने पास में? तो वर्क डन इज बेसिकली 3 इंटू 10 टू द पावर -4। उसके बाद व्हाट इज द सरफेस टेंशन सर? एस। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा ए? तो अपने पास क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपने पास में क्या है? ट्वाइस ऑफ, एक बार फाइनल ये ले लो और ये अपने पास में इनिशियल है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ये 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, इट बिकम्स 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इट बिकम्स 30 और सेंटी का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4, फाइनल हो गया। माइनस करेंगे इनिशियल, तो 5 3 15 हो गया, 5 3 15 हो गया। सेंटी का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन। उसके बाद क्या हो जाएगा? 30 -15 करेंगे, इट बिकम्स 15, तो 15 इंटू 2 करेंगे तो इट बिकम्स 30, और 10 टू द पावर -4 बना हुआ था, तो सर बिल्कुल ही बना हुआ चलेगा। ठीक है, 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4 निपट जाएगा। तो यहां पे अब जो बचेगा अपने पास में वो क्या बचेगा? 3 इज इक्वल्स टू 30 इंटू एस। S इज इक्वल्स टू 3/30 करेंगे, 1/10 करेंगे, तो 0.1 बचेगा। सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास में? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो न्यूटन पर मीटर इज द कंप्लीट आंसर। 0.1 न्यूटन पर मीटर इज द कंप्लीट आंसर। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, यहां तक की बात जो है वो शानदार तरह से क्लियर हो गई। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन का पूरा वीडियो। भाई हर एक चीज बता दी, कुछ भी नहीं छोड़ा इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी प्रॉपर्ली हेल्प करी है, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा चेक करते हुए चलते हैं कि कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। कोई वीडियो रिलीज हुआ तो बच्चों ने क्या फीडबैक्स दिए हैं, क्या कमेंट्स लिखे हैं, तो उन्हीं फीडबैक्स पे काम करते हुए होता क्या है ना कि वीडियोस की जो क्वालिटी होती है, एजुकेशनल क्वालिटी जो होती है, उसको हम इस टॉप नॉच लेवल तक लेके आ पाते हैं और फिर आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।